सुषमा जी से या कृष्णपाल गुर्जर जी से नहीं हुआ था, भी भारतीय जनता पार्टी से हुआ था। वो उनकी ओहदे पर बैठे हुए थे, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, एक विपक्ष की नेता थी और एक स्टेट के अध्यक्ष थे। तो मेरा अलायंस उन व्यक्ति विशेष से ना होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ था। तो ये भी मैंने उनको बताया कि बीजेपी अपने वादे पर खड़ी रहे, वरना हरियाणा प्रदेश की जनता उनको माफ नहीं करेगी। कैसे भरोसा करेगी लोगों के ऊपर जो इतना बड़ा धोखा शरेआम कर सकते हैं। कुलदीप जी, लोकसभा चुनाव में एक चर्चा बहुत तेज थी, जिस तरह से आप लगातार समझौते करते जा रहे थे कि कुलदीप बिश्नोई और हज का बीजेपी के काफी दबाव में आ गई है। विनोद शर्मा जी का जिक्र आपने खुद किया, उस वक्त काफी मीडिया में चर्चा हुई। उसके बाद चंद्रमोहन साहब का जिक्र आया, एक कैंडिडेट उनके तौर पर आपने उतारा, उस पर भी एक वीटो लगाने की कोशिश हुई और भी इधर उधर की बातें रहीं। क्या आपको लगता है कि उस वक्त अगर ये दबाव कुलदीप बिश्नोई ने न झेला होता, उसी वक्त अगर इसका विरोध कर दिया होता या अपने अधिकार का इस्तेमाल किया होता, तो आज नौबत यहां तक नहीं आती? देखिए, मैं सबसे बाद में क्लियर करना चाहता हूं कि मैं कभी दबाव में नहीं आता किसी के भी। जो आदमी सोनिया गांधी जी के सामने खड़ा होकर पार्लियामेंट में कह सकता है कि आपकी भ्रष्ट नीतियों की वजह से देश महंगाई के कगार पे किसान बर्बाद होने जा रहा है, तो वो दबाव में कैसे आ सकता, जब उनकी सरकार थी केंद्र में भी स्टेट में भी। मैंने वादा किया था जब हमारा 2011 में अलायंस हुआ कि भाई उन्होंने कहा लोकसभा हमारा इंटरेस्ट है, विधानसभा आपका इंटरेस्ट है। तो मैंने वादा किया था कि लोकसभा चुनाव तक जो आप कहेंगे कुलदीप बिश्नोई मानेगा। उन्होंने मुझसे वादा किया विधानसभा के चुनाव में कुलदीप जी जो आप कहेंगे हम आपकी मानेंगे। तो मैंने अपनी जबान रखी, जो मुझे गलत कहते रहे मैं उनकी मानता रहा। उसको दबाव नहीं माना जाना चाहिए, मेरी जबान की कीमत और मेरी अच्छाई मानी चाहिए। मैंने अपना वादा निभाया, मैंने अपना धर्म निभाया, मैंने हर चीज बर्दाश्त की। लेकिन जब उनको गठबंधन में जब वो आप पर ये दबाव डाल रहे थे कि आप फलाने आदमी को टिकट दें, फलाने को न दें, जब आपने दूसरा ऑप्शन सामने लाया तब भी हुआ कि नहीं साहब आप इनको नहीं दे सकते, उसमें परिवारवाद की वो बात लेकर आए। ये भी तर्क दिए गए कि अगर 4 या 5 सीटें होती तो आप ये चॉइस कर सकते थे, 2 सीटों में आप ये चॉइस नहीं कर सकते। फिर आपको सिरसा भी एक तरह से फोर्सली दिया गया। मलिक साहब हमारे साथ 14 का चक्रव्यूह में थे, वो ये कह रहे थे कि हम बिल्कुल तैयार नहीं थे, हमको रातों रात कैंडिडेट लाना पड़ा, उन्हें रिजाइन कराना पड़ा, ज्वाइन कराना पड़ा, फिर हमने पर्चा फाइल कराया। क्या ये सारे सिग्नल इसके लिए काफी नहीं थे कि नहीं कुछ गलत हो रहा है और इसका फैसला अभी करना होगा? आपको पहले भी कहा कि गलत तो हो ही रहा था मेरे साथ, लेकिन मैं जबान का आदमी, मेरा इतिहास है कि मैं जो कह देता हूं उस पर खड़ा रहता हूं, चाहे कितना बड़ा नुकसान हो जाए। मैंने वादा किया था कि लोकसभा चुनाव के नतीजों तक जो आप कहेंगे मानूंगा, आपको मेरी माननी पड़ेगी उसके बाद। तो जो उन्होंने कहा मैंने माना है, क्योंकि जबान का आदमी अगर आज कुलदीप बिश्नोई धोखा देता है, जबान तोड़ता है अपनी, तो हरियाणा प्रदेश की जनता या कोई नेता मेरे ऊपर या मेरे ऊपर कैसे विश्वास करेंगे? और तो ये निसंदेह करनाल सीट हमसे लेकर अब बड़ा अन्याय किया इन्होंने। और इन्होंने लोकसभा जब 8-2 हुआ तब भी मुझे ये कहा था कि मैंने कहा 45-45 विधानसभा में है, 2.5 साल चीफ मिनिस्टर हैं, तो 8-2 क्यों 5-5 होनी चाहिए। तब गडकरी साहब ने और डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने खुद मुझे कहा कि कुलदीप जी हमारा इंटरेस्ट लोकसभा है, 8-2 है, 2 सीटें जो आप कहोगे, क्योंकि सीट ही 2 हैं आपके पास। हिसार तो आपकी सीट खुद लड़ते हैं, आपकी सीट है ही, एक सीट आपने और है, जिस सीट पे हाथ रखोगे उस सीट आपको दे देंगे। ये जबान मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, प्रभारी ने और जिला प्रधान ने करी थी। अब उसके बाद इस तरीके से शरेआम हमारी सीट ले लेना तो मेरे साथ अन्याय था, लेकिन मैं जबान के वजह से बंधा हुआ था। हिसार की सीट हारने के क्या आपने एनालिसिस किया होगा तमाम सारी? लेकिन हाँ, बहुत तो आपके लिए तो वहाँ हारना ये मतलब कोई सोच भी नहीं सकता था उस तरीके। देखिए जी, हम भी बहुत शॉकिंग रिजल्ट क्या बूथ कैप्चरिंग हुई, क्या जो नतीजे आए उससे पहले भी जैसा जो आपने मुख्य कारण पूछे, उनमें सबसे अहम कारण रहा कि एक महागठबंधन बना इनका इस चुनाव के अंदर। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, अच्छा सारे ओम प्रकाश चौटाला पार्टी, प्रकाश सिंह बादल पार्टी, बाबा रामदेव जी, इन सब ने मिलकर साजिश करके मुझे हराया वहां पर। आज भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मोदी बादल साहब को हरियाणा में नहीं आना चाहिए, लड़ रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। तो मेरे चुनाव में एक भी आदमी बोला, जब बार बार मैं उनको कहता रहा, फोन करके भी, लेटर लिख के भी, मेल भेज के भी, तो उनको रोकना चाहिए। वोटों का फर्क नहीं पड़ रहा है हिसार में, परसेप्शन में फर्क पड़ता है। और दूसरा, ओम प्रकाश चौटाला पार्टी ने एक नकली सीडी बनाई कि कुलदीप बिश्नोई एक जाति विशेष के खिलाफ, उसमें ऐसे रागणियां बनाई गई कि कुलदीप बिश्नोई नॉन जाट्स में जाके ये सीडी चला रहा है। मेरी आवाज को मॉक करके, झूठी आवाज बना के उस सीडी में डाला गया और एक जाति विशेष को सुनाई गई। इलाकों में व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से घर घर जाके टीवी लगा लगा के और ऑडियो लगा लगा के सुनाया गया उनको।
मुझे उस वक्त नहीं लगता था कि इनकी झूठी सीढ़ी, जो मुझे जानता है कि कुलदीप बिश्नोई ऐसी छोटी पॉलिटिक्स नहीं करता, वो बिलीव नहीं करता है कुलदीप भाई सीढ़ी बनाएगा, लेकिन उस सीढ़ी का भी बहुत नुकसान हुआ। तो ये सारे हालात ऐसे बने, और फिर पोलिंग वाले दिन कई कई इलाकों में तो गांव के अंदर एक तरफी बूथ कैप्चरिंग हुई। अगर आप रिजल्ट देखें 9 सीटों में से 6 में मैं जीता हूं, किसी में 12,000 से, किसी में 18,000 से, किसी में 40,000 से, लेकिन बाकी 9,000 3 सीटें जहां मैं हारा हूं 9 में से, उन एबनॉर्मली हारा हूं मैं 52,000, 50,000, 48,000। तो साफ पता लगता है कि निसंदेह बूथ कैप्चरिंग वहां पर। हिसार में तो बहुत अच्छा मार्जिन था सर, लेकिन आदमपुर में लीड कम क्यों रह गई? देखिए, आदमपुर में हमारा वोट बैंक बड़ा है, और हिसार में लगातार तीनों चुनाव के अंदर हम अच्छे मार्जिन 35+ से जीते हैं। पिताजी जीते, फिर मेरा बाई इलेक्शन, फिर मेरा बाई इलेक्शन। आदमपुर हल्के में एक लोगों को अफवाह गलत फैला रखे कि मार्जिन कम रहा है। आदमपुर हल्के के अंदर जो मेरा बाई इलेक्शन में वोट था, उससे 9,000 वोट 2 साल के अंदर मुझे फालतू मिला है। लेकिन हुआ जो हमारा खिलाफ वोट था वो इकट्ठा डलवा दिया कांग्रेस ने, तो कांग्रेस के और चौटाला के और बीजेपी के वोट इकट्ठे हो गए वहां पर, और मेरा वोट था वो 9,000 बड़ा है, इस वजह से मार्जिन कम हुआ। ये तो आपकी पहली हार थी। इससे पहले हमने देखा आपने बड़े बड़े चुनाव जीते, हिसार में भी जीता, उपचुनाव हुआ था, भिवानी में बहुत टफ फाइट थी। इस बार कैसे, कहाँ चूक गए आप? और ये भी सबसे जो अहम लड़ाई थी, माना जा रहा था हिसार में जो जीतेगा वही सिकंदर। देखिए, इसमें एक चीज और ऐड करूंगा इसमें, अगर ये आप चुनाव जीत जाते तो क्या यह स्थिति होती, गठबंधन टूटने की? हाँ, मैं दोनों बातों का जवाब देता हूँ। हाँ, पहले तो भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव जीतता तब भी इन्होंने ये धोखा दिया, अपना फरेब करना था 100%। तो और इसमें कोई इतना भी मुझे संकोच नहीं आज कहने के अंदर कि जो हालात लग रहे थे मुझे। और जहाँ तक आपने कहा कि आप कमी क्या रही, हिसार की जनता के हिसाब से तो आज भी जीता हूँ मैं। 1,13,000 वोट मेरा बड़ा है 2 साल के अंदर। 6 हल्कों के अंदर मैं जीता हूँ 9 में। 4,62,000 वोट मुझे मिला है बाई इलेक्शन के अंदर। तो जो मैं हारा हूँ, मैंने बताया, बूथ कैप्चरिंग, नकली सीडी और ये लोगों ने जो महागठबंधन किया, उन्होंने मुझे हराया, जनता ने मुझे जिताया। नहीं, फिर भी आप कहते हैं, कई बयान में मैंने सुने कि मैं जो चौटाला और आपके बीच जो मैच हो रहा है, जो चुनाव हो, देखिए वो जो जीता वो सिकंदर वाला बाई इलेक्शन था, जो जीता वो सिकंदर वाला बाई इलेक्शन था। उसके अंदर कांग्रेस ने भी कहा, चौटाला ने भी कहा, और मैंने भी कहा कि जो ये बाई इलेक्शन जीतेगा वो अगला मुख्यमंत्री बनेगा। तो मैं तो आज भी उस दौड़ में हूँ, वो लोग धोखा देके चले, छोड़ के चले गए। चलिए थोड़ा सा लाइट क्वेश्चन भी करता हूँ, फिर आएंगे राजनीति के इसमें। सचमुच में राजनीति में आना चाहते थे, या पॉलिटिकल फैमिली है तो उस कारण से ये जिम्मेवारी? देखिए, मैं सच्चाई ये है कि मैं राजनीति में नहीं आना चाहता था। 1998 से पहले मेरे पिताजी के आदमपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी मैं संभालता था। पिताजी पूरे हरियाणा देखते थे, आदमपुर में देखता था कि वो किसी की डेथ पे जाना है, शादी में जाना है, काम करना है, विकास करना, सारा मैं देखता था। लेकिन एक्टिव पॉलिटिक्स में मैं नहीं आना चाहता था। ये सबको पता है, मैं भाषणों में बोल चुका हूँ बहुत बार में। लेकिन मेरे पिताजी जब करनाल से एमपी बने तो आदमपुर सीट उनको रिजाइन करना पड़ा। उन्होंने अपने सारे नेताओं को बुला के पूछा कि भाई आदमपुर से रामजीलाल जी लड़े, जसमा जी लड़े, मेरी मदर कोई और लड़े। तो वहाँ एक मत से सबने कहा कि चौधरी बंसीलाल जी की गवर्नमेंट है और बड़े विंडिक्टिव हैं, और बाई इलेक्शन स्टेट के गवर्नमेंट के खिलाफ जीतना बहुत टेढ़ी खीर होती है, तो सिर्फ एक आदमी जीत सकता है, वो कुलदीप बिश्नोई है। तो सारों से पूछ के पिताजी ने फिर मेरा नाम मेरे से बगैर पूछ के घोषित किया था। और मैं तब बिजनेस, अपने परिवार का बिजनेस भी संभालता था और राजनीति आदमपुर ही करता था, सिर्फ संभालता था आदमपुर पिताजी। पर वैसा ऐसा वो तो फिर पिताजी ने जब घोषित कर दिया उसके बाद ही मेरी काफी आर्ग्यूमेंट हुई पिताजी से कि मैं नहीं आना चाहता हूं, क्योंकि मैं एक सच्चा आदमी हूं, यहाँ ड्रामे झूठ करने पड़ेंगे। तो डैडी ने कहा, बेटा यही सच्चाई तेरे को एक दिन आगे लेके जाएगी, राजनीति के मायने बदलेगा। अगला सवाल करें इससे पहले, एक जो छवि हम अभी देख रहे हैं और हम जिस कुलदीप बिश्नोई से बात कर रहे हैं, उस कुलदीप बिश्नोई के बारे में बाहर एक दूसरी छवि बताई जाती है कि वो फोन नहीं उठाता, वो वादे का पक्का नहीं है, वो आज कुछ कहता है, वो कल कुछ होता है। ऐसा क्यों? देखिए, पहली बात तो वादे मीडिया में भी कम आते हैं। हाँ, ये ऐसा क्यों? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरे खिलाफ बोलने के लिए मेरे विपक्ष के पास कुछ नहीं है, क्योंकि मैं एक साफ छवि का, ईमानदार, पारिवारिक आदमी हूँ। मेरे खिलाफ अगर कोई करप्ट हो तो बोलते भ्रष्ट है, ये है, वो बोलने को है नहीं। इसलिए ये बात करना, फोन नहीं उठाता है, मिलता नहीं है, घमंडी है, समझदार नहीं है, आपके कान में भी पड़ती होंगी, धोखेबाज है, ये सब बातें बोलते हैं वो। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप ये कह रहे हो कुलदीप वादे का, जबान का पक्का नहीं है। अभी मैंने विनोद शर्मा जी वाली बात बताई, चंद्रमोहन जी इसीलिए करनाल वाली बताई। अगर मैं जबान का पक्का नहीं होता, का प्रारूप आपने वहां पढ़ा, दस्तखत सच है, जो बात हुई थी वो सच है, लोकसभा चुनाव में उनका स्टेक दांव पे था, ये भी सच है, उस वक्त बीजेपी नेताओं के जो सुर थे वो भी सच है, क्योंकि उस वक्त जो भी बात हो रही थी। और हम आज जिस कुलदीप बिश्नोई से बात कर रहे हैं वो सारी चीजें सच ही दिखाई देती हैं, लेकिन फिर छवि वैसी क्यों? क्योंकि मेरे विपक्ष वालों की बनाई हुई छवि है। जो सच्चाई है वो आज आपके सामने मैंने बोली, आपने खुद भी बताई है कि मैं
पल पल इनके मेरे गला ये दबाते रहे, फिर भी मैं जबान पे खड़ा रहा। इससे बड़ा सबूत कुलदीप बिश्नोई जबान का आदमी और क्या हो सकता है। और जहां तक टेलीफोन नहीं उठाने की बात है, अभी मेरा, क्योंकि मैं अकेला आदमी हूं, पार्टी हेड होने के नाते मेरे पास बहुत बढ़िया लीडर्स पार्टी के अंदर है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन बीइंग द पार्टी प्रेसिडेंट मुझे बहुत सी चीजें पर्सनली देखनी पड़ती हैं, तो हर फोन को उठाना मेरे लिए संभव नहीं है। अभी मैं आपसे इंटरव्यू दे रहा हूँ, मेरा फोन अगर बज रहा है तो मैं कैसे उठाऊंगा, या मेरी पब्लिक मीटिंग होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती है, वर्किंग कमेटी की मीटिंग है, सर्वे रिपोर्ट्स आ रही हैं, टिकटों के फैसले लेने हैं, अब मैं उनमें उलझा रहता हूं, तो फोन सारे उठाना बड़ा संभव नहीं हो सकता। और मुझे ये बताइए, आज मोदी साहब की सरकार प्रधानमंत्री बन गए, 282 या 83 सीटें इनकी आई हैं, कितने लोगों के फोन उठाए उन लोगों ने, कितने लोगों के पास उनका मोबाइल नंबर है हिंदुस्तान के अंदर, यहाँ तक कि रामविलास शर्मा जी बता दें मोबाइल नंबर क्या है मोदी साहब का, मैं यहीं बैठा हूँ। तो ये एक दुष्प्रचार कुप्रचार मेरे खिलाफ किया हुआ है, ताकि कुलदीप बिश्नोई की छवि धूमल की जा सके, लेकिन ये पब्लिक है, ये सब जानती है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। आपकी जनसभाओं में भी अच्छी भीड़ आ रही है। आपने जैसा अभी कहा भी कि आप इतने हलकों का वो कर चुके हैं, दौरा कर चुके हैं, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज नहीं कर पाई हैं उस तरीके से। आपको सही मायने में क्या लगता है कि ये जो गठबंधन अब आपका हुआ है, आपको लगता नहीं है कि ये थोड़ा पहले होता तो और इसका प्रभाव रहना? निसंदेह बिल्कुल, अगर मैं और विनोद जी इकट्ठे लोकसभा चुनाव में अगर हम इकट्ठे हो जाते तो निसंदेह आज बहुत बेनिफिट हमें होता, लेकिन अभी भी समय है, देर आए दुरुस्त आए वाली बात है कि अभी भी लोगों, बात पब्लिक परसेप्शन की है कि लोग, पब्लिक क्या चाहती है, लोग क्या चाहते हैं। आज कांग्रेस कह रही है कि हम, हुड्डा हमारा चीफ मिनिस्टर रहेगा, चौटाला की पार्टी कहती है ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री बनेंगे, बीजेपी डिसाइड ही नहीं कर पा रही है मुख्यमंत्री कौन बनेगा। जैसे मैंने कहा, रामविलास शर्मा जी कह रहे सीएम बनूंगा, जो 20 साल से लगातार जमानतें जब्त हो रही हैं उनकी, खुद के हलकों ने नकार दिया है। कैप्टन अभिमन्यु कह रहा है मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, जो 3 चुनाव लड़ा है तीनों में लोगों ने नकारा है। मनोहर लाल खट्टर जी कह रहे हैं मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, जिनके पास कोई हल्का ही नहीं है, जो कभी जिंदगी में चुनाव ही नहीं लड़े हैं। ओम प्रकाश धनखड़ जी कह रहे हैं मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, जो पिछले विधानसभा में 2300 वोट आके जमानत जब्त हुई थी मेरे कैंडिडेट के सामने, वो भी आज कुछ हल्का ढूंढ रहे हैं। तो उनको कैसे लोग, वीरेंद्र सिंह जी एक आदमी थोड़े ठीक ठाक गए उनकी पार्टी के अंदर, अगर उनको बीजेपी लग रहा है मुझे प्रोजेक्ट कर रही है अभी, तो ऐसे हालात के अंदर हरियाणा जो हमारा अलायंस जो हुआ, उससे लोगों का विश्वास बना है कि 2 अच्छे लोगों ने हाथ मिलाया, कुलदीप जी ने और विनोद शर्मा जी ने जो हाथ मिलाया, वो लोगों के गले बड़ा जल्दी और अच्छी तरीके से उतरा है कि अच्छे लोग हैं, सभ्य लोग हैं, जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, राजनीति में सुलझे हुए लोग हैं। तो इसलिए लोग, हमें निसंदेह अलायंस हमारा चाहे लेट हुआ, लेकिन लोगों ने अच्छी तरीके से अडॉप्ट कर लिया है। कैलकुलेशन क्या कह रही है सर, किससे मुकाबला है आपका? देखिए, मुकाबला मेरा पब्लिक को एजुकेट करने से है। जैसा मैंने अभी आपको डिटेल में बताया कि उनको लोग वोट क्यों नहीं देंगे, कि लोग करप्ट लोगों को, गुंडा तत्वों को और मौका परस्त लोगों को छोड़कर ईमानदार आदमियों के साथ आएंगे। लेकिन प्रश्न क्या था आपका? मुकाबला किससे? मुकाबला कांग्रेस से है, लोकदल से है, बीजेपी से है? लोगों को एजुकेट करने से है कि हरियाणा प्रदेश की जनता हर हालत के अंदर बदलाव चाहती है, राजनीति के अंदर बदलाव लेके आना चाहती है, तो उनको निसंदेह एक सख्त फैसले लेने पड़ेंगे, क्लीन मेजोरिटी हमें देनी पड़ेगी, ताकि हम लोग बढ़िया और अच्छी तरीके से उन्हें काम कर सकें। तो मुकाबला मेरा जनता को एजुकेट करने से है, वो सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए। आपकी टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन का हो गया फाइनल? अभी नहीं हुआ टिकटें, हम आगे का रोड मैप तैयार हो गया कि इकट्ठे जब चलना है? देखिए, सीटों का बंटवारा मेरा विनोद जी का ये रहा कि विनेबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, और हमारा दोनों लोग, हम स्वार्थी नहीं है कि कुर्सी बनानी। उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से, विनोद जी ने मुझे आशीर्वाद दिया कि कुलदीप हमारा मुख्यमंत्री है, कैंडिडेट अच्छा एबल चीफ मिनिस्टर बनेगा, बहुत बड़ी बात उन्होंने कही। और साथ ही हमारा दोनों का जब सपना एक है कि भाई सीएम कुलदीप को बना के अच्छा विकास करना है हरियाणा का, तो सीटों के नंबर मैटर नहीं करेंगे, विनेबिलिटी मैटर करेगी और साफ छवि मैटर करेगी। तो आप इकट्ठे मिलकर कोई जनसभा या इस तरीके की यात्रा? अभी 15 तारीख से, आज भी सुबह विनोद जी की मेरी मीटिंग हुई थी, और हम 15 सितंबर से हम बहुत एग्रेसिव कैंपेन शुरू करने जा रहे हैं हरियाणा के अंदर, जिसमें मैं और विनोद जी दोनों इकट्ठे जाके अब बड़ी बड़ी रैलियों को एड्रेस करेंगे कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल की। और ये गठबंधन, अच्छा, ये जो रिजल्ट आए अभी बाई इलेक्शंस की, उससे क्या आप लोगों को कुछ इस तरीके का कॉन्फिडेंस मिला? देखिए, कॉन्फिडेंस जो ये बाई इलेक्शंस, हमें तो सच्चाई का शुरू से ही पता था कि केंद्र के चुनाव और स्टेट के चुनाव में पाताल और आसमान का फर्क होता है। केंद्र में निसंदेह मोदी साहब की हवा थी, लोगों ने मोदी साहब को प्रधानमंत्री देखना था, और हमने भी उनके लिए वोट मांगे दिल से, रथ यात्रा करी, हर एक किया मोदी साहब को पीएम बनाना है, मोदी साहब की सरकार बनानी। तो एक लोकसभा में लोगों ने मैंडेट दिया, अब लोगों ने सोचा कि व्हाट नेक्स्ट, चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, रीजनल में क्या लगेगा। जब बिहार में नतीजे आए, कर्नाटका में आए, मध्य प्रदेश में आए, उत्तराखंड में आए, और नतीजे साफ हो गया कि मोदी वेव सिर्फ सेंटर तक थी, स्टेट के अंदर रीजनल वेव चलेगी कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। कि मुख्य बाय द एंड ऑफ द डे जो चीफ मिनिस्टर होता है वो भाग्य विधाता होता है प्रदेश का,
तो अपना भाग्य जनता किसके हाथ में दे रही है, किस मुख्यमंत्री के हाथ में, वो देख के लोग वोट डालते हैं और वही डालेंगे आने वाले टाइम में। मोदी साहब की वे बिल्कुल नहीं चलने वाली रहना। तो हरियाणा में आपको लगता है सर कि कोई मोदी वेव का चमत्कार होगा? क्योंकि नहीं, बीजेपी बिल्कुल तो ये कहते नहीं थक रही है कि नरेंद्र मोदी हमारे चेहरे हैं, हम प्रदेश में उन्हीं के चेहरे को आगे लेकर जाएंगे, और 52 विधानसभा सीटों का आंकड़ा वो लोग बार बार बताते हैं। देखिए, उनको जो रिजल्ट, वो हवाई बातें कर रहे हैं, जो रिजल्ट आया लोकसभा का, वो सिर्फ बीजेपी की विक्ट्री नहीं थी, लोगों ने हज का भाजपा गठबंधन को वोट दिया था। और जो ये लोग आज कह रहे हैं हमारी 52 सीटें आएंगी, जब चुनाव का नतीजा आएगा, उनको आज सोच लेना चाहिए कि मोदी साहब घर में घुसने देंगे नहीं उनको। जब चुनाव का नतीजा आएगा तब वो क्या गोली देंगे जाके, उनके बारे में आज इन लोगों को सोचना पड़ेगा। वो आपके बारे में अटैक करते हुए कहते हैं, टेलीविजन सर्वे का वो जिक्र करते हैं कि 3, 4 या 5 सीटें मिल जाए तो बहुत है, बड़ी गलती कर दी हज का सारे के सारे ये सर्वे मैनेज्ड है, मैंने बिलीव नहीं करता हूँ। और कुलदीप को जो 2-3 सीटों की बात कर रहे हैं, उनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि पिछले विधानसभा चुनाव में मेरी पार्टी बने सिर्फ साल हुआ था, ना मेरे पास काडर था, ना मेरे पास नेता थे, ना मैं लोगों के बीच में जा सका था, तो उस अपनी अपनी विजन बता पाया था। उसके बावजूद मैंने 6 चुनाव जीते, अलग अलग इलाकों में जीते, अलग अलग बिरादरियों के जीते हैं। आज मेरे पास काडर भी है, सबसे मजबूत काडर है हरियाणा में, और आज मेरे पास अच्छे 42 एक्स मंत्री, एक्स एमएलए, इसके अलावा भी बड़े हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 4 से ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं मेरे पास। आज मेरा परिवार भी इकट्ठा है, आज मेरे पास विनोद शर्मा जी जैसे नेता का आशीर्वाद भी है। तो इतना मजबूती होने के बाद जो आदमी 2 या 3 सीट बताते हैं, कोई अनपढ़ आदमी भी आप कैडर का जिक्र कर रहे हैं। कैडर के मामले में इनेलो बड़ी जबरदस्त मानी जाती है, माना जाता है कि साहब इनेलो का कैडर बहुत है प्रदेश में। इस वक्त मुख्य विपक्षी दल है और वो दावा कर रहे हैं कि हम 10 साल का सूखा खत्म करेंगे, इस बार चंडीगढ़ हमारा होगा। देखिए, इसमें कोई आपकी बात बिल्कुल सच है कि काडर में ओम प्रकाश चौटाला बहुत मजबूत है, लेकिन आज ओम प्रकाश चौटाला से ज्यादा मजबूत हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी का काडर है, ये भी सच्चाई है। काडर के मुकाबले में हमारा और लोकदल का बहुत जबरदस्त मुकाबला है, लेकिन इलेक्शन की बात जहाँ आएगी, आज वोटर बहुत एडवांस हो गया है। 63% वोटर हरियाणा में बिलो द एज ऑफ 45 है, और जो यंग वोटर है उसके दिमाग में सिर्फ एक है कि मेरा भविष्य बनाना है। हम करप्ट लोगों को, सजा याफ्ता लोगों को, हम गुंडे बदमाशों को और मौका परस्तों का साथ नहीं देंगे। हम राजनीति में अच्छे लोगों को, नए और यंग लोगों को आगे लेके आएंगे, जिनकी नई सोच हो, नया विजन हो, एक जज्बा और जुनून हो कुछ करने का, और जिनके से प्रभावित हों। तो मैं समझता हूं कि ओम प्रकाश चौटाला साहब के परिवार को सपने लेने छोड़ देने चाहिए। सपने लेने छोड़ देने चाहिए। हम एक युवा नेता से बात कर रहे हैं, एक ऐसा नेता जो पार्टी का अध्यक्ष भी है, एक परिवार की लेगेसी को भी आगे बढ़ा रहा है। लेकिन हम बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो जिस उम्मीद से युवा नेता आते हैं, वो उम्मीदें पूरी नहीं हो पाती, अधूरी रह जाती हैं, और कहीं ना कहीं फिर से राजनीति उसी घिसे पिटे ढर्रे पर चलती दिखाई देती है। उत्तर प्रदेश का उदाहरण आपके सामने है। समाजवादी पार्टी के तौर पर मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को वहां सत्ता हाथ में दी, लेकिन वहां का तजुर्बा आप देख सकते हैं। हरियाणा में खुद बहुत सारे तजुर्बे हैं। कुलदीप बिश्नोई एक युवा के तौर पर परिवार की लेगेसी को आगे बढ़ाने के अलावा प्रदेश के लिए और क्या विजन रखता है? देखिए, अखिलेश यादव साहब का क्या आपने एग्जाम्पल दिया, या और आप बातें कर रहे हैं, मुझे उन नेताओं के बारे में, उनकी सोच के बारे में कमेंट करना नहीं चाहता हूं। मैं अपने बारे में कह सकता हूं कि मेरा जो इतिहास रहा, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि मैं कुर्सी का प्रलोभी नहीं हूं, मैं खुश आदमी हूं और सेटिस्फाइड आदमी हूं कि परमात्मा ने जो दिया है, मेरे बच्चे अच्छे